कहानी अफ्रीका के घने जंगलों से शुरू होती है। यहाँ जंगल की रखवाली का काम दो रेंजर कर रहे हैं, गाबी और उसका साथी। काम खत्म कर वे वापस जाने वाले हैं। तभी गाबी अपने ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखती है। अचानक उसका ड्रोन किसी चीज से टकराकर जंगल में गिर जाता है। गाबी को लगता है कि ड्रोन करीब 2 किलोमीटर के अंदर ही गिरा होगा। उसका साथी उसे अंदर जाने से रोकता है और चेतावनी देता है कि इस जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आया। पर गाबी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। साथी कहता है कि काम खत्म कर ठीक 1 घंटे बाद वह उसका इंतजार करेगा। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में 2 अनजान लोग मिलिट्री के कैमरा ढक देते हैं ताकि कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड ना हो पाए। कुछ देर बाद गाबी उस जगह पहुंचती है जहां ड्रोन गिरा था। जमीन पर ड्रोन के टूटे हिस्से मिलते हैं, पर असली ड्रोन वहां से गायब होता है। तभी उसे दिखता है कि वो ड्रोन किसी अनजान लड़की की कमर से बंधा है। दूसरी तरफ साथी मिलिट्री कैमरा का रिकॉर्ड चेक करता है। पता चलता है कि कैमरा ने कई दिनों से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। जांच में साफ होता है कि किसी ने जानबूझकर लेंस ढक दिए थे। इसका सीधा मतलब था कि जंगल में कोई बड़ा खेल चल रहा है। इधर गबी लौटती है, पर साथी कहीं नहीं दिखता। तभी जंगल के अंधेरे से एक डरावनी आवाज आती है। जिज्ञासा में वह उस आवाज के पीछे जाने लगती है, बिना जाने कि हर कदम मौत के करीब ले जा रहा है। अचानक उसका पैर एक छिपे फंदे में फंसता है। नुकीली लकड़ी उसके पैर को बुरी तरह घायल कर देती है। दर्द इतना भयानक है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। वह तुरंत रेडियो से साथी को बुलाती है, पर जवाब नहीं मिलता। तभी उसे एहसास होता है कि कोई इंसान उसके बिल्कुल पास था और अब तेजी से भाग रहा है। हिम्मत जुटाकर गाबी पैर में ढंसी लकड़ी निकालती है और उस अजनबी के पीछे दौड़ने की कोशिश करती है, पर चोट गहरी होने से दूर नहीं जा पाती। ठीक उसी वक्त जंगल के बीचों बीच एक लाल रोशनी फैलती है। उस रोशनी की चमक और अजीब महक गाबी को अपनी ओर खींचने लगती है। धीरे धीरे उसका दिमाग उस रहस्यमयी ताकत के काबू में जाने लगता है। उधर साथी भी गबी की तलाश में जंगल पहुंच चुका है। तभी वही डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह इतना घबरा जाता है कि सामने का रास्ता नहीं देख पाता और अगला कदम रखते ही गहरे दलदल में गिर जाता है। उधर घायल गबी चलते चलते एक पुरानी और सुनसान झोपड़ी तक पहुंचती है। वह तलाशी लेती है, पर अंदर कोई नहीं दिखता। दर्द बढ़ने पर वह घाव पर कपड़ा कसकर बांधती है और थकान से वहीं बेहोश होकर सो जाती है। इसी बीच उसका साथी लगातार उस आवाज से घिरता जा रहा है। उसे लगता है कि कोई न दिखने वाली चीज हर पल उसका पीछा कर रही है और डर दिमाग पर हावी होने लगता है। दूसरी तरफ गाबी अचानक घबरा कर उठती है। उसने एक डरावना सपना देखा था जिसमें उसे उल्टी होती है और अंदर से अजीब मशरूम बाहर निकलता है। आंख खुलने पर राहत मिलती है कि वह सिर्फ सपना था। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और 2 अनजान आदमी अंदर आते हैं। हैरानी की बात है कि उन्हें गाबी से कोई डर नहीं लगता। उनकी नजर सीधे उसके घायल पैर पर पड़ती है। एक आदमी गुस्से में कहता है कि तुमने हमारा फंदा बेकार कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद उनका बर्ताव थोड़ा बदल जाता है। वे घाव पर पट्टी बांधते हैं और खाने को देते हैं। बातचीत में पूछते हैं कि वह जंगल में क्या कर रही है। गाबी ज्यादा जानकारी दिए बिना बताती है कि वह रेंजर टीम का हिस्सा है और रूटीन चेकिंग के लिए आई है। यह सुनकर बैरन नाम का आदमी तुरंत पूछता है कि टीम में कुल कितने रेंजर हैं। उधर साथी अब भी जान बचाकर जंगल में भाग रहा है। तभी उसे फिर किसी के पास आने का एहसास होता है। वह डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है और सामने का नजारा उसकी रूह कंपा देता है। इंसान जैसी आकृति उल्टी दिशा में चलते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके सिर पर बड़े बड़े मशरूम उगे थे और उसकी हर हरकत नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी। धीरे धीरे रात पूरे जंगल पर छा जाती है। अंधेरे के साथ ऐसी भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। दूसरी तरफ झोपड़ी में गाबी के लिए खास जड़ी बूटी का लेप बनता है। तभी गाबी को भ्रम होता है कि उसके शरीर पर पौधे और मशरूम उगने लगे हैं, लेकिन अगले पल आंख खुल जाती है। होश आते ही गाबी रेडियो से साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जवाब मिलता है, पर दूसरी तरफ से सिर्फ उसका नाम सुनाई देता है। बाकी बातें बेमतलब होती हैं जिन्हें गाबी समझ नहीं पाती। रात बढ़ने पर गबी ठंड से बचने के लिए छोटी आग जलाती है। वहीं पिता और बेटा शिकार से लौटते हैं। शिकार के बाद वे अजीब रस्म निभाते हैं। बेटे के शरीर पर जानवर का खून लगाते हैं और प्रकृति से माफी मांगते हैं। इसी बीच गबी के साथी की लाश दिखाई जाती है। उसके शरीर पर जड़ी बूटियां और मशरूम फैल चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाबी ने सपने में देखे थे। उस रात गाबी को फिर भयानक सपना आता है। उसे लगता है कि पेड़ों की जड़ें उसके मुंह में घुस रही हैं। तभी झोपड़ी में मौजूद आदमी उसे झकझोर कर जगाता है। वह धीमी आवाज में बताता है कि खतरनाक जीव बाहर घूम रहे हैं। अगर जिंदा रहना है तो बिल्कुल आवाज नहीं करनी होगी। इतने में दरवाजा टूटता है और रहस्यमयी जीव अंदर घुस आते हैं। एक जीव तीर लगते ही गिर जाता है। कुछ ही देर में एक और जीव झोपड़ी में दाखिल होता है। स्टीवन और गबी बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। स्टीवन जानता था कि हलचल करने का मतलब मौत को बुलाना है।
पर घबराई हुई गबी खुद पर काबू नहीं रख पाती। उसकी जरा सी हरकत उस जीव का ध्यान खींच लेती है। जैसे ही वह हमला करने बढ़ता है, स्टीवन पीछे से मौका देखकर उस डरावने जीव के सीने में तेज वार करता है। इसके बाद उसके पिता मोटी लकड़ी उठाकर बाकी जीवों को पीछे धकेलते हैं और तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। लड़ाई के बाद स्टीवन के पिता की नजर गाबी पर पड़ती है। उसके शरीर पर उन जीवों का खून लगा था। वह बिना देर किए उसे साफ करने लगते हैं, लेकिन तभी गाबी की तबीयत बिगड़ती है और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर गाबी सच्चाई जानना चाहती है। तब उसे बताया जाता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि इंसानों जैसे दिखने वाले फंगस हैं। वे इंसानी शरीर को अपना घर बनाकर जिंदा रहते हैं। उनका अस्तित्व इंसानों से हजारों साल पुराना है और अब वे पूरी दुनिया में इन्फेक्शन फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। गाबी को कहानी झूठी लगती है, पर वह आदमी इंसानों को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, अंधविश्वास और लापरवाही का जिम्मेदार ठहराता है। उस रात गाबी फिर अजीब सपना देखती है कि जंगल के बीच विशाल पेड़ के पास कोई अनदेखी ताकत पीछे से गर्दन पर हमला कर देती है। डर से नींद खुल जाती है। आंख खुलते ही वह स्टीवन को पास बैठा देखती है और थोड़ा सुकून महसूस करती है। माहौल हल्का करने के लिए मोबाइल निकालती है और दोनों तस्वीरें लेने लगते हैं। स्टीवन पहली बार ऐसा डिवाइस देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसका पिता वहां पहुंचता है। वह गुस्से में मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक देता है और स्टीवन को गाबी से दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसके मुताबिक गाबी अब सुरक्षित नहीं बची है। दोनों के जाने के बाद गाबी टूटे मोबाइल के हिस्से समेट रही होती है। तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे छिपी पुरानी डायरी पर पड़ती है, जिसे स्टीवन का पिता लिख रहा था। उधर जंगल में वही आदमी विशाल रहस्यमयी पेड़ के सामने पहुंचता है। वह पेड़ को अपने खून की कुछ बूंदें चढ़ाता है। तभी पेड़ में हलचल होने लगती है। अंदर से चमकती रोशनी और अजीब कण बाहर निकलते हैं, मानो भीतर कोई दूसरी दुनिया छिपी हो। कुछ देर बाद वह पेड़ से दो खास मशरूम निकालता है। एक खुद खाता है और दूसरा अपने बेटे स्टीवन को दे देता है। जब दोनों वापस झोपड़ी में लौटते हैं तो देखते हैं कि गाबी उनकी लिखी डायरी पढ़ रही है। तभी उनकी नजर गाबी के शरीर पर पड़ती है। इन्फेक्शन अब पहले से ज्यादा फैल चुका था और उसकी त्वचा पर वही अजीब मशरूम उभरने लगे थे। ये देखकर गाबी पूरी तरह घबरा जाती है और उन्हें हाथों से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीवन के पिता समझ जाते हैं कि इन्फेक्शन शरीर में गहराई तक पहुंच चुका है। इसीलिए वे उसे तुरंत जंगल छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। स्टीवन पिता के इस फैसले से खुश नहीं होता, पर कुछ बोलता भी नहीं। विदा होने से पहले वह भावुक होकर गाबी का हाथ पकड़ता है, चूमता है और गले लगा लेता है। तभी उसके पिता चलने का इशारा करते हैं और तीनों जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें फिर वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। आगे बढ़ते हुए गाबी पेड़ पर लगे मिलिट्री कैमरा तक पहुंचती है और मेमोरी कार्ड निकाल लेती है। कुछ दूर जाने पर उसे साथी की लाश जैसी दिखने वाली आकृति मिलती है। उसका पूरा शरीर मशरूम से ढका था। जैसे ही गाबी पास जाती है, उसे पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। टूटी आवाज में वह दर्द से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाता है, लेकिन गबी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह भरोसा दिलाती है कि हॉस्पिटल पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। उधर बैरन जानता था कि इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वह उसे तुरंत मौत देना चाहता है, पर गबी बीच में आकर रोक देती है। कुछ पल की खामोशी के बाद बैरन अपना तीर साथी के हाथ में दे देता है। दर्द से तड़प रहा वह आदमी खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। साथी की मौत आंखों के सामने देखकर गाबी बुरी तरह टूट जाती है। उसकी चीखें सुनकर आसपास मौजूद भयानक जीव उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बैरन बिना समय गंवाए गाबी को वहां से भागने के लिए कहता है। तीनों किसी तरह वापस झोपड़ी पहुंचते हैं। वह तुरंत झोपड़ी के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है, क्योंकि वे जीव अब उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। रात गहराने पर गाबी घबराकर नींद से उठती है। इस बार सबसे बड़ा डर सच बन चुका था। शरीर पर सचमुच छोटे छोटे मशरूम और फंगस उगने शुरू हो चुके थे। गबी बैरन से कहती है कि तुम्हारे पास जरूर ऐसी चीज है जो इन्फेक्शन को रोक सकती है, लेकिन बैरन कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाते ही गाबी स्टीवन से पूछती है कि उसके पिता कहाँ गए हैं। स्टीवन शांत स्वर में बताता है कि वह प्रार्थना करने गए हैं। बातों बातों में गाबी उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टीवन सिर्फ इतना कहता है कि वह जंगल में है। यह जवाब सुनकर गाबी हैरान रह जाती है। तब स्टीवन कहता है कि वह खुद दिखाएगा। गाबी समझाने की कोशिश करती है कि वह उसके साथ जंगल से बाहर चले। बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी कहीं बेहतर होगी। लेकिन स्टीवन पिता की बात दोहराते हुए कहता है कि एक दिन सबको मरना है और वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। उधर बैरन जंगल के उसी रहस्यमयी पेड़ के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। तभी पेड़ के पीछे अचानक लाल रोशनी चमक उठती है। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह घबराकर तुरंत झोपड़ी लौट आता है। अगली सुबह वह रोज की तरह स्टीवन को उसी पेड़ के पास ले जाता है। खून की कुछ बूंदें पेड़ को चढ़ाने के बाद वह 2 मशरूम निकालता है। एक खुद खाता है और दूसरा स्टीवन को दे देता है।
इधर झोपड़ी में गाबी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था और शरीर पर नए मशरूम उभर आए थे। कुछ देर बाद बैरन और स्टीवन वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में बैरन को महसूस होता है कि आज स्टीवन बहुत तेज दौड़ रहा है। झोपड़ी पहुंचते ही स्टीवन सीधे गाबी के पास जाता है और गले लगाकर होंठों तक वह मशरूम पहुंचा देता है जिसे उसने छिपा कर रखा था। गाबी जैसे ही उसे खाती है उसे महसूस होने लगता है कि इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। तभी बैरन भी वहां पहुंच जाता है। वह सब समझ जाता है लेकिन इस बार कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना बोलता है कि अब गाबी के जाने का समय आ गया है। जब गाबी देखती है कि मशरूम ने सचमुच असर कर दिया है और शरीर से इन्फेक्शन लगभग गायब हो चुका है तो वह साफ कह देती है कि अब वह इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती। गाबी समझ चुकी थी कि शहर लौटकर बीमारी का इलाज मिलना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसने जंगल में ही रुकने का फैसला कर लिया। यह सुनकर स्टीवन बेहद खुश हो जाता है और उसे जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाने लगता है। धीरे धीरे वह गाबी को शिकार करना, निशाना लगाना और जंगल के नियम समझाने लगता है। समय बीतता है और दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन स्टीवन उसे उस रहस्यमयी पेड़ के पास ले जाता है जहां पिता पूजा करते थे। पेड़ को देखते ही गाबी चौंक जाती है क्योंकि यही वह पेड़ था जिसे वह सपनों में बार बार देख चुकी थी। झोपड़ी लौटकर गाबी बैरन से कहती है कि वह भी उनकी परंपरा का हिस्सा बनना चाहती है। पहले तो बैरन नाराज होता है लेकिन कुछ सोचने के बाद मान जाता है। रात होते ही एक विशेष रस्म शुरू होती है। सबसे पहले गाबी के चेहरे पर शिकार का खून लगाया जाता है। फिर बैरन किसी रहस्यमयी चीज का धुआं चेहरे की ओर फूंकता है। अगले ही पल गाबी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दिमाग दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वह खुद को शांत झील के किनारे पाती है। तभी पानी से स्टीवन बाहर आता है। कुछ देर दोनों साथ रहते हैं लेकिन अचानक दृश्य बदल जाता है और गाबी फिर उसी रहस्यमयी पेड़ के सामने खड़ी दिखाई देती है। इस बार सामने एक के बाद एक डरावने दृश्य आने लगते हैं। वह देखती है कि किसी ने स्टीवन के मुंह में तीर मार दिया है और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद उसे अपनी मौत की झलक भी दिखाई देती है। डर के मारे वह चीख पड़ती है लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और एहसास होता है कि यह सब अजीब अनुभव का ही हिस्सा था। होश में आने पर दोनों पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। गाबी बताती है कि वह किसी दूसरी दुनिया में थी जहां लगा जैसे कई महीने बीत गए हों, लेकिन बैरन बताता है कि असल दुनिया में वह सिर्फ 4 घंटे तक बेहोश थी। गाबी बताती है कि सपने में रहस्यमयी पेड़ उससे बात कर रहा था और वह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति है। जब बैरन पूछता है कि वह क्या चाहता है तो गाबी का जवाब सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि पेड़ स्टीवन की बलि चाहता है। यह सुनते ही बैरन घबरा जाता है और बिना पल गंवाए रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचकर उससे रहम और माफी की गुहार लगाने लगता है। दिन बीतते हैं और गाबी और स्टीवन की दोस्ती गहरी हो जाती है। एक सुबह सूरज निकलने से पहले बैरन हमेशा की तरह रहस्यमयी पेड़ की ओर चला जाता है। इसी दौरान गाबी और स्टीवन चुपचाप जंगल छोड़ने की तैयारी करते हैं। दोनों पहले ही वहां से निकलने का फैसला कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं बैरन उनके सामने आ जाता है। वह बेटे से कहता है कि उसने पूरी जिंदगी उसे हर खतरे से बचा कर रखा है। बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह सोच रहा है और वह दुनिया उसके लिए नहीं बनी है। इतनी बातें सुनने के बाद भी स्टीवन गाबी के साथ जाने की जिद नहीं छोड़ता। तब बैरन भावुक होकर उसे मां की याद दिलाता है। पिता की हालत देखकर स्टीवन का मन बदल जाता है और वह रुकने का फैसला कर लेता है। गाबी इस दौरान बैरन से कहती है कि उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि स्टीवन की मां की मौत की असली वजह कुछ और थी। उसने बेटे की जान बचाने के लिए खुद जिंदगी खत्म कर ली थी। इसके बाद बैरन और स्टीवन वापस जंगल की ओर निकल जाते हैं जबकि गाबी अकेले आगे बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक बेचैनी महसूस होती है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, इसलिए वह तुरंत झोपड़ी की तरफ लौट पड़ती है। उधर बैरन स्टीवन को साथ लेकर रहस्यमयी पेड़ की ओर जा रहा था। रास्ते में स्टीवन मासूमियत से पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। बैरन सिर्फ इतना कहता है कि आज एक बलि चढ़ाई जाएगी। जब गाबी झोपड़ी पहुंचती है तो कोई नहीं होता। उसे स्टीवन का बनाया धनुष और तीर मिल जाता है। उसे सब समझ आ जाता है और बिना देर किए दोनों के पीछे दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसका सामना इंसान जैसे दिखने वाले फंगस जीव से होता है। वह फौरन पेड़ के पीछे छिप जाती है और सही मौका मिलते ही आगे बढ़ जाती है। आखिरकार बैरन और स्टीवन रहस्यमयी पेड़ तक पहुंच जाते हैं। वहां बैरन बेटे को वह सच बताता है जिसे सुनकर स्टीवन के होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि इस बार बलि के लिए उसी का चुनाव हुआ है। इतना कहते ही बैरन उस पर हमला कर देता है और स्टीवन खुद को बचाने की कोशिश में जमीन पर गिर पड़ता है। गाबी पूरी रफ्तार से रहस्यमयी पेड़ की तरफ भाग रही थी। रास्ते में एक फंगस जैसा जीव रास्ता रोकता है, लेकिन वह बिना रुके तीर चलाकर खत्म कर देती है और आगे बढ़ जाती है। उधर बैरन ने स्टीवन को कसकर पकड़ रखा था।
तभी पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर स्टीवन के हाथों को जकड़ लेती हैं। उसी समय गबी वहां पहुंच जाती है, लेकिन पेड़ की फैली शाखाएं रास्ता रोक देती हैं। काफी कोशिशों के बाद वह खुद को छुड़ाती है और सीधे बैरन पर तीर चला देती है। तीर लगने के बावजूद बैरन रुकता नहीं, बल्कि गुस्से में गाबी पर हमला कर देता है। वार की वजह से गाबी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इसी दौरान एक फंगस जीव गाबी के बेहद करीब पहुंच जाता है। तभी स्टीवन हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने के लिए जीव से भिड़ जाता है। मौका देखकर बैरन बेहोश गाबी को घसीटकर पेड़ के पास ले जाता है। वह कुल्हाड़ी उठाकर वार करने ही वाला होता है कि पीछे से कोई हमला कर देता है। दरअसल स्टीवन ने उन फंगस जीवों का सामना किया था और बचकर सीधे गबी तक पहुंच गया था। पिता को हमला करते देखकर उसने बिना देर किए पीछे से तीर मार दिया। घायल बैरन जमीन पर गिर पड़ता है। इस बार भी वह बेटे को बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सब सिर्फ एक परीक्षा थी। लेकिन तभी गबी देखती है कि कई और फंगस जीव उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वह स्टीवन से कहती है कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं और बैरन को उसी हाल में छोड़ देते हैं। झोपड़ी लौटने के बाद गाबी खुद को साफ करने लगती है। तभी उसे फिर वही डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिनमें फंगस उसके शरीर से जुड़ते नजर आते हैं। घबराकर उसका ध्यान टूटता है और वह बैरन की लिखी डायरी पढ़ना शुरू कर देती है ताकि रहस्य समझ सके। दूसरी ओर बैरन अब खुद इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका था। उसके शरीर पर तेजी से बड़े बड़े मशरूम उगने लगते हैं। अपनी हालत देखकर उसे गलती का एहसास होता है और पछतावे में कहता है कि अब वह बेटे की हर बात मानेगा। बैरन आखिरी बार रहस्यमयी पेड़ से रहम की भीख मांगता है और बार बार एक और मौका देने की गुहार लगाता है, लेकिन इस बार पेड़ कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं करता। उधर झोपड़ी में गाबी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरा शरीर इन्फेक्शन की गिरफ्त में आ चुका था और बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। अपनी आखिरी घड़ियों में गाबी स्टीवन से कहती है कि वह जंगल छोड़कर बाहर की दुनिया में चला जाए, लेकिन स्टीवन उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ और दिन बीतते हैं और गाबी का दर्द असहनीय हो जाता है। जब समझ आ जाता है कि वापसी संभव नहीं है, तो वह स्टीवन से पीड़ा खत्म करने की विनती करती है। भारी मन से स्टीवन वही करता है जो वह कभी नहीं करना चाहता था। कांपते हाथों से वह गबी के सीने में चाकू उतार देता है और तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अब इस वीरान जंगल में स्टीवन बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ रहना अब संभव नहीं है, इसलिए वह पहली बार जंगल छोड़कर बाहरी दुनिया की ओर निकल पड़ता है। आखिरी सीन में स्टीवन एक होटल में खाना खाते हुए दिखाई देता है। खाने की बची हुई चीजों पर अचानक इन्फेक्शन फैलने लगता है। यहीं से साफ संकेत मिलता है कि स्टीवन खुद भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था और शायद अब यह खौफनाक इन्फेक्शन जंगल से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच चुका है। यहीं पर इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी का अंत हो जाता है।